वेलकम गाइस टू योर वेरी ओन मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल फिल्म ग्लेंस में। गाइस, कोविड के बाद बहुत सारे पैंडेमिक ओरिएंटेड सीरीज आए हैं, जैसे कि वॉकिंग डेड एक्सेट्रा। इसी तरह आज की सीरीज लास्ट ऑफ अस भी है, जहां फंगस इन्फेक्शन को प्रेजेंट किया है। ये सीरीज एग्जैक्ट रेप्लिका है उस गेम शो का, और इसके ट्विस्ट एंड डायरेक्शन आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 1 के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं 1968 से एक फ्लैशबैक, जहां एक सेटअप में कोर्डिसेप्स फंगस के बारे में बताया जा रहा है और उसकी मैकेनिज्म वो कैसे फैलकर आउटब्रेक करता है एक्सप्लेन किया जाता है। इस डिस्कशन पैनल में डॉक्टर न्यूमैन है और वो क्लियरली ये प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर को ऐसे खतरनाक फंगस से बहुत खतरा है। वो क्लियरली ये अपने क्लाइमेटिक चेंजेस जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि फंगस अपने आप में इवॉल्व हो सकता है और ये एक पैंडेमिक ला सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे कोई भी इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता और सब उस पे मजाक बनाते हैं। यहाँ से स्टोरी 2003 में शिफ्ट होती है और हमें जॉय और उसकी प्यारी सी बच्ची सारा और उसके भाई टॉमी से मिलवाया जाता है। ब्रेकफास्ट करते हुए ये लोग आपस में जॉय के बर्थडे के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां जॉय बताता है कि आज वो काफ़ी बिजी है और सेलिब्रेशन के लिए भी घर जल्दी नहीं आ पाएगा। ये सुनकर सारा काफ़ी अपसेट हो जाती है, जिसको जॉय समझाता है और प्रॉमिस करता है कि घर आते वक्त वो केक ले आएगा। ब्रेकफास्ट के बाद सारा स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और जाने से पहले वो कुछ पैसे और एक खराब रिस्ट वॉच साथ रखती है। सारा के स्कूल आवर्स ख़त्म होने के बाद वो एक रिस्ट रिपेयर शॉप पे जाती है, जहां नसीर, उस शॉप का ओनर, सिर्फ $20 में वॉच को ठीक करने के लिए मान जाता है। इसी बीच नसीर की वाइफ शॉप में आ जाती है और घबराते और परेशान होते हुए सारा को वहाँ से बाहर निकालकर शॉप को क्लोज कर देती है। इसके बाद सारा अपने एक स्वीट से नेबर मिसेस एडलर के घर में जाती है, क्योंकि उसे आज अपने फादर के बर्थडे के लिए मूवी चाहिए थी। वो मूवी बोरो करते वक्त नोटिस करती है कि एडलर का पेट डॉग नैन्सी वहाँ बैठी नैनी को घूर रहा था, जो सारा के लिए काफ़ी वियर्ड था। सारा कुछ बोलती नहीं और चुपचाप घर आ जाती है और रात में जॉय भी आ जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली जॉय केक नहीं लाया था। ये देखकर सारा नाराज होती है, पर फिर भी वो अपने डैड को उसका प्रेजेंट और मूवी दिखवाती है। मूवी देखते देखते सारा सो जाती है और जॉय जगा रहता है कि तभी टॉमी का कॉल आता है। एक्चुअली टॉमी जॉय से अपने बेल के लिए बोलता है, क्योंकि उसे पुलिस ने पकड़ लिया था और क्योंकि आज फ्राइडे था, इन केस उसे बेल नहीं मिलता तो वो मंडे ही छूट पाएगा। इस पे जॉय परेशान हो जाता है और वो सारा को बेडरूम में प्रॉपरली सुनाकर टॉमी को छुड़वाने जाता है। इसी बीच सारा प्लेन्स की आवाज़ से उठ जाती है और डोर स्टेप में मर्सी उसके नेबर के डॉग को देखती है और उसे छोड़ने बाहर जाती है। बट मर्सी आज बहुत वियर्ड एक्ट कर रहा था और बीच रास्ते में ही भाग जाता है। स्टिल सारा उसके नेबर के घर जाती है और शॉक में पड़ जाती है कि नाना ने सबको मार दिया था और खुद भी अजीब बिहेव कर रहे थे, क्योंकि उसे फंगस ने इन्फेक्ट कर दिया था। वो सारा को देख के उस पे अटैक करते हैं, बट समहाउ सारा नाना को डिच करते हुए बाहर आ जाती है और उसी टाइम पे जॉय और टॉमी उसे बचाने के लिए नाना को मार डालते हैं। इसी बीच जॉय, टॉमी और सारा टाउन से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं, बट हाईवे पे बहुत जाम था। सिमिलरली ऑफ रूट में भी बैरिकेड्स लगे थे, सो फाइनली उन्हें टाउन से जाना पड़ता है। बट वहाँ फंगस का आउटब्रेक बहुत ज़्यादा था और लोग जॉम्बीज बन के दूसरों को मार रहे थे।
जॉय बहुत ही मुश्किल से सबको डिच करते हुए आगे बढ़ता है, बट एक एयरप्लेन के क्रैश होने की वजह से उसकी कार डिसबैलेंस हो जाती है और इस एक्सीडेंट में सारा का पैर इंजर्ड हो जाता है और टॉमी अलग हो जाता है। टॉमी उसको रिवर साइड के पास मिलने के बारे में बोलता है। जॉय सारा को लेकर भागता है कि उसे सीबीआई ऑफिसर देख लेते हैं और उस पे अटैक कर देते हैं, बट लकीली इस अटैक से एक सोल्जर उसे बचा लेते हैं और वो अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करते हैं कि उसे 2 नॉन इन्फेक्टेड लोग मिले हैं, बट सीनियर्स उस सोल्जर को जॉय और सारा को मार देने का ऑर्डर देते हैं और न चाहते हुए भी सोल्जर उन पे फायर करने लगता है। वो उसे मार ही देता कि टॉमी पीछे से आके उस सोल्जर को मार देता है, बट इन सब में जॉय को गोली छू के निकल जाती है, बट सारा को लग जाती है और वो सीरियसली इंजर्ड होके मर जाती है। जॉय फाइनल में अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत रोता है और ये एक हार्ट ब्रेकिंग सीन था। अब स्टोरी 20 इयर्स लेटर यानी कि प्रेजेंट में दिखाती है, जहाँ बोस्टन शहर को दिखाया गया है। हम देख पाते हैं कि एक बच्चा चलते चलते एक क्वारंटाइन कैंप में पहुंच जाता है और अंदर कैंप में उसका टेस्ट करने से पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड है। वहाँ एक लेडी रहती है जो उसे आश्वासन देती है कि वो ठीक हो जाएगा, बट इन रियलिटी उसे इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है। इसी बीच हम जॉय और उसकी जीएफ टेस से मिलते हैं, जो कि इन इन्फेक्टेड बॉडीज को इंसिनरेट यानी जला देते थे। सारा की मौत से शॉक्ड और डिसअपॉइंटेड जॉय बिना हिचकिचाए इस बच्चे के बॉडी को आग में डाल देता है। इन और काम को करने के लिए उन्हें ग्रोसरी कार्ड्स मिलते थे, जो कि रूलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरा प्रोवाइड करते थे। इस जगह में रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी हाई थे और अगर उनको फॉलो ना किया जाए तो फांसी दे दी जाती थी। जॉय इसके बाद अपने सोल्जर फ्रेंड ले के पास जाता है, जो कि जॉय से हाइड्रोक्सिल पिल्स खरीदता था। यहाँ जॉय ले से एक ट्रक का डील करता है, जो कि $400 के बदले उसे प्रोवाइड करने को तैयार हो जाता है। इसी बीच हमें फेडरा जैसे मिलिट्री आर्म्स के दुश्मन फायरफ्लाइज के बारे में ले से पता चलता है, जो कि जॉय को उनसे बच के रहने को बोलता है। इसी बीच हम रॉबर्ट से मिलते हैं, जो कि जॉय को ट्रक के लिए बैटरी देने वाला था, बट अगेन प्लॉट में ट्विस्ट और हमें पता चलता है कि रॉबर्ट ने ये बैटरी किसी और को बेच दिया है। ऊपर से रॉबर्ट के आदमियों ने टेस के साथ हाथापाई भी की, जिससे रॉबर्ट परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अब जॉय उसे छोड़ेगा नहीं। बट इसी बीच फेडरा और फायरफ्लाइज में लड़ाई हो जाती है और वहाँ एक ब्लास्ट में रॉबर्ट का एक आदमी मारा जाता है। हमें यहाँ एक बच्ची जो अपना नाम वेरोनिका बताती है उससे मिलवाया जाता है, जो कि फायरफ्लाइज के लोगों को फेडरा की धमकी देती है। इसी बीच स्टोरी फायर फोकस करती है जॉय पे, जो एक शेडी से आदमी के पास आता है ताकि टॉमी उसके बही की अपडेट ले सके। दरअसल इतने साल टॉमी अपनी अपडेट देता रहता था, बट लास्ट 3 हफ्तों से उसकी कोई अपडेट नहीं आती है। आज भी डिसअपॉइंटेड होके जॉय डिसाइड करता है टॉमी से मिलने जाने का, जिसके लिए वो आदमी क्लियरली लाइफ रिस्क की वजह से जॉय को ऐसा करने से मना करता है, बट स्टिल अपने फैमिली के एक लौते मेंबर के लिए जॉय टॉमी का लोकेशन लेता है और घर जाके उसे ढूंढने के लिए प्लान बनाता है। मीनवाइल टेस ही आ जाता है और सुबह उठ के जॉय देखता है कि टेस का फेस इंजर्ड है और जब उसे पता चलता है कि इन सब में रॉबर्ट का हाथ है तो वो और एग्रेसिव हो जाता है। बट टेस उसे समझाता है, बैटरी का अपडेट देते हैं और वो दोनों न्यू प्लान बनाते हैं कि रॉबर्ट ने जिसे भी बैटरी बेचा है
उसे कलेक्ट करने का। सीन अब फायरफ्लाइज पे शिफ्ट होता है, जहां उनके मेंबर्स जैसे कि किम को नाराज़गी थी मर्लिन से, क्योंकि फेडरा के साथ फाइट में फायरफ्लाइज के लोग मारे गए थे। उसे लगता है कि वर्निका को पकड़ के रखना गलत है, और जिस पे मर्लिन फायरफ्लाइज के मोटो को पूरा करने के लिए वेरोनिका के इम्पोर्टेंट रोल के बारे में बताती है, और ये भी कि अब उन्हें बोस्टन से वेस्ट की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। मीनवाइल टेस को बैटरी की डील के बारे में पता चल जाता है और वो जॉय को इन्फॉर्म कर देती है। सीन अब वापस वेरोनिका और मर्लिन पे शिफ्ट होता है, जहां मर्लिन जानती थी कि वेरोनिका का असली नाम एली है, क्योंकि उसी ने बचपन में एली को फेडरा के मिलिट्री स्कूल भेजा था। एली को अपने पास से कनेक्टेड किसी से मिलके ये लगता है कि मे बी वो उसकी मदर है, बट ऐसा नहीं होता है। मीनवाइल हमें एली का एक राज पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड है, बट फंगस का कोई असर उस पर नहीं है। दिस मेक्स हर ए स्पेशल केस। अब हमें फायर सीन शिफ्ट करवाकर जॉय और टेस को दिखाते हैं, जो एक एबेंडन बिल्डिंग पहुंचते हैं, और वहां रॉबर्ट एक गले हुए खराब बैटरी की डील कर रहा था। इसी बात पे फायरफ्लाइज के किम और मर्लिन उसे मार देते हैं, और जॉय से फाइट शुरू होने से पहले ही मर्लिन उसे एक डील करती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। डील में एक्चुअली जॉय को एली को ओल्ड स्टेज हाउस तक पहुंचाना था, और बदले में उसे आर्म्स वेपन्स सब मिल जाएंगे। जॉय और टेस इस पे मान जाते हैं, और रात को टेस, एली और जॉय दीवार के उस पार जाने लगते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में ले आ जाता है, जो कि उनका इन्फेक्शन टेस्ट करता है। एली पर सेंसर लगाने से पहले ही एली उसे नाइफ से इंज्योर कर देती है, और जॉय इन सब से ट्रिगर होके ले के फेस को मारने लगता है। इसी बीच दूसरे सोल्जर्स आने लगते हैं, और जॉय बिना टाइम वेस्ट किए आगे भाग जाता है। सो गाइस, बारी है अब कुछ ईस्टर एग्स की। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है टाइटल के साथ, व्हेन यू आर लॉस्ट इन द डार्कनेस लुक फॉर द लाइट, और ये रेफरेंस है फायरफ्लाइज मोटो का, और मेजर रीज़न का इस राइटर अप के पीछे जॉय और एली की फर्स्ट मीटिंग से है, और वहाँ से फायरफ्लाइज मिशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट की रॉ ग्रुप है, उसके बारे में एमी पता लगाता है। फ्रेंड्स, ये फायरफ्लाइज भी ग्रुप है गेम के अंदर, जो यूएस के मिलिट्री को चैलेंज या अपोज करते हैं, क्योंकि यही मिलिट्री रिजिम मेजरली यूएस को कंट्रोल कर रहा है। ये मिलिट्री को डायरेक्टरशिप यानी कि तानाशाही चल रही है, और उन जगहों पे लाइफ आम आदमियों के लिए बेहद हार्श है। फायरफ्लाइज मिशन के लोगों का एम है कि वो इन मिलिट्री पर्सनल्स को हटाकर सिविलियन गवर्नमेंट ला सकें, जैसे कि पहले चल रहा था। इससे उनका एक और एम पता चलता है कि वो मेन लीड एली से वैक्सीन बना सकते हैं, ताकि फंगस से लड़ सकें। जॉय का सीज़न 1 में मेन मिशन है एली को सेफली दूसरे फायरफ्लाइज तक पहुंचाना, जो कि यूएस के दूसरे साइड में रहते हैं, ताकि उसे वैक्सीन की स्टडी करके बना सके।